तो कल सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस कर दिया था कि हम लोग सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ बच्चा, थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा नंबर्स तुम्हें बता देते हैं, ठीक है ना। नंबर्स के बारे में जल्दी से देख लो। नंबर सिस्टम पढ़ना हो हमें, तो हमें ना सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। अब आ जाओ नंबर्स के बारे में देखो जल्दी से। नंबर्स में पहला आता है बच्चा, जिसको आप क्या कहते हो, नेचुरल नंबर्स। देखो ना, नेचुरल नंबर किसे कहता है बच्चा, जो कहां से स्टार्ट होता है बताओ, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, कहां तक, इनफाइनाइट तक। इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए बच्चा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बताओ, तो क्या बताओगे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 से लेकर कहां तक, 10 तक। ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हुआ। मान लो आपसे कहा जाए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर बताओ, तो क्या बोलोगे, 1 2 से लेकर कहां तक बोलोगे, 100 तक। ये फर्स्ट, ठीक है ना, कहा फर्स्ट, जैसे लिखा है फर्स्ट, ठीक है, 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो स्टार्ट कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। बोलो आई बात समझ में। तो ये लिख लेना, ये मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसको भी लिख लेना एग्जाम्पल में, ये क्या कहला है बच्चा, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब तुम्हें भी समझ में आया कि जैसे लिखा हो फर्स्ट, तो हम समझ जाएंगे ये स्टार्ट कहां से होगा, इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। सो 1 से लेकर जितना लिखा हो उतने तक चले जाना, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। दूसरा नंबर आता है बच्चा, इसे क्या कहते हो आप, होल नंबर्स, ठीक है ना। होल नंबर्स क्या होता है बच्चा, वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, ठीक है। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए बच्चा कि बताओ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो बताओ फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या बोलोगे, ठीक है ना, क्या होगा बोलो, 0 1 से लेकर कहां तक, 4 तक। ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स है। देखो फर्स्ट 5 होल नंबर 0 1 2 3 4, यानी 0 से लेकर 4 तक, ये फर्स्ट 5 होल नंबर्स हुआ, ठीक है ना। अब लिखो जरा फर्स्ट 100 होल नंबर्स। अच्छा भाई पहले लिखो फर्स्ट 10 होल नंबर्स, क्या होगा बताओ, फर्स्ट 10 होल नंबर्स कहां तक लिखेगा बच्चा, 0 1 से लेकर यस 9 तक, ठीक है ना। एक लिखो फर्स्ट 100 होल नंबर्स, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें मिलेगा आगे चल के। बोलो आई बात समझे बच्चे, क्या है फर्स्ट 100 होल नंबर्स कहां तक लिखा बताओ, 0 से लेकर 99, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आएगा, तो ये ध्यान रखना है। फर्स्ट 100 होल नंबर्स मींस 0 1 2 से लेकर 99 तक, ठीक है, 0 to 99, ये फर्स्ट 100 होल नंबर्स हुआ। आगे ले चले बच्चे, ठीक है। अब आओ एक आता बच्चा, उससे कहते हो इंटीजर्स। क्या कहता है बच्चा, इंटीजर्स। अब देखो ये इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है ना। इंटीजर्स का मतलब है बच्चा, देखो ये इंटीजर्स होगा 0 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 -4 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता, यानी पॉजिटिव में भी और किसमें होता बच्चा, निगेटिव में भी ये इंटीजर्स होता है। अगर मान लो आपसे कहा जाए कि मान लो एक कोई इक्वेशन है बच्चा, जहां पर मान लो लिखा है कि a इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मान लो दिया जाए कि वेर एक्स, ठीक है ना, वेर एक्स, या छोड़ो
एक ही लिखो, where x be an integers, ठीक है ना। एक इक्वेशन में जहां x मिलता है, जैसे मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू एक्स, और यहां लिखा हुआ बच्चा कि x क्या है, एक इंटीजर्स है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहा, क्योंकि ये इंटीजर्स है, जब भी इंटीजर्स हो तो वो पॉजिटिव में भी होगा और वो निगेटिव में भी होगा। तो ये याद रखना बच्चा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा पूछेगा इंटीजर्स क्या है, ये नहीं पूछा जाता, पर इक्वेशन में मिलेगा। क्वेश्चन जब आएगा बनाने के लिए तो वहां पर ऐसे लिखा रहेगा कि x एक इंटीजर्स है। मेरी बात समझा। जैसे मान लो कहा कि एक फ्रैक्शन लिखो, x बाई वाई एक फ्रैक्शन है, वेयर x एंड y बी एन इंटीजर्स, जहां x और y क्या है, एक इंटीजर्स है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ सकता है, इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकता है। मेरी बात समझा। तो डायरेक्ट नहीं पूछता कि इंटीजर्स क्या होता है, ये इक्वेशन में तुम्हें बच्चा ऐसा दिया जाएगा कि तुम्हें निकालना होगा कि ये क्या होता है, इंटीजर्स क्या है पता होगा तभी लिखोगे। अब एक और चीज समझना बच्चा, इसको और भी अलग अलग तरीके से बांटा जाता है। जैसे इसको तुम क्या कहते हो, 1 2, इसको तुम कहते हो पॉजिटिव इंटीजर्स, इसे क्या हम कहते हैं बच्चा, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी 1 2 3 4, इसे क्या कहते हो तुम, नेगेटिव इंटीजर्स। देखो जीरो दोनों जगहों पे लिया है, नहीं लिया, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो सिर्फ 1 2 3 4 होगा, और नेगेटिव इंटीजर्स और -1 -2 -3 होगा। जीरो दोनों में इंक्लूड नहीं होता, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है बच्चा, ना तो नेगेटिव इंटीजर्स है। तो कहीं अगर दिया जाए कि x एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो नहीं, 1 2 3 4। और कहा वेयर x एक नेगेटिव इंटीजर्स है, तो x की वैल्यू क्या होगा, -1, जीरो किसी में नहीं आएगा। जीरो न्यूट्रल होता बच्चा, ना पॉजिटिव होता ना निगेटिव होता। एक और लैंग्वेज आता बच्चा, ठीक है ना, एक को आप कहते हो नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब समझता है, नॉन निगेटिव यानी एक भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सारे पॉजिटिव तो आएगा नंबर्स, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, जीरो। तो कभी लिखा हो बच्चा नॉन निगेटिव, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या कहला, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब था ना, एक भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो देखो सब पॉजिटिव लिया, बस उसके साथ क्या जुड़ गया, जीरो, ठीक है। इसी तरह क्या आता है बच्चा, एक आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये क्या होगा, नॉन पॉजिटिव यानी एक भी पॉजिटिव नहीं हो। तो एक भी पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, -1 -2 -3, ठीक है। बस इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बोलो, जीरो, बस लिखो। नहीं समझ में आ रहा, नॉन निगेटिव यानी एक भी निगेटिव नहीं हो तो सारे पॉजिटिव होंगे, बस उसके साथ एक जीरो जोड़ लेंगे। नॉन पॉजिटिव यानी एक भी पॉजिटिव में तो उसके साथ निगेटिव जोड़ के बस खाली जीरो जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको लिख लो बच्चे, तुम लिखो, लिखा क्यों नहीं, ये पूछेगा, आएगा सवाल तुम्हारे। ठीक है बच्चा, फिर से समझना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ये कैलकुलेशन में काम आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। जब आप इक्वेशन बनाओगे तो वहां पर ये काम आएगा, क्योंकि तुम्हें पहले पता हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, तब तो आप वैल्यू पुट करोगे। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तो आप कैसे पुट करोगे। जैसे मान लो कहा कि a इज इक्वल टू x, और x के बारे में दिया कि x एक नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चा,
कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4। मेरी बात समझा? जैसे कहा वेर एक्स बी एन नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 -1 -2 -3 -4। मेरी बात समझ आना? तो ये सब तुम्हारे लिए क्या है बच्चा, ये तुम्हारे जो आप, ठीक है, जो आपका बेसिक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी तुम सवाल बना पाओगे, तभी तुम्हारा क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो आपका बनेगा ही नहीं। मेरी बात समझ आ? तो इसलिए बहुत जरूरी है। अब आ जाओ, देखो ये इंटीजर्स के बारे में था बच्चा। अच्छा एक इंटीजर्स में और भी बात बताना, जैसे देखो इंटीजर्स मैंने लिखा 0 1 2 3 और -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब जरा मुझे बताओ कि कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब समझता बच्चा? कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता लगातार, ठीक है ना, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो तुम मुझे बताओ थ्री कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ जिसका सम, whose sum and product is equal। तीन पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसा बताओ बच्चा जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल होता है। देखो तुम्हारे सामने नंबर लिखा हुआ, 3 कैसे होगा, सिर्फ 3 कैसे? कर 3 कॉन्सिक्यूटिव, तीन लगातार, 3 कॉन्सिक्यूटिव, 3 ये मतलब ये 3 ये है। अब बताओ 3 consecutive positive integers whose sum and product is equal। बोलो, अरे यही 1 2 3 तीन लगातार, ठीक है ना, तीन लगातार ये पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल होगा। जरा इसका सम करो तो, और जरा इसका मल्टीपल करो तो, बोलो कितना होगा। सो कौन सा 3 कंसेक्यूटिव होगा, इट इज 1 2 एंड 3। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है, लिखो इसे, ये लिख लो। क्या होगा बच्चा, प्रोडक्ट मतलब, हाँ मल्टीपल होगा। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, उसे आप हिंदी में कहते हो गुणनफल, समझता है बच्चा? मल्टीप्लिकेशन जिसे आप कहते हो, मल्टीप्लाई करना। बोलो ये बात समझ में, फुल सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल। तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होता है बच्चा जिसका सम और प्रोडक्ट क्या होता है, एक समान होता, बराबर होता, ठीक है ना। सो आप उसको देख रहे हो, यही 3 नंबर है, ठीक है। देखो और अगर तुम निगेटिव में देखेगा बच्चा, 3 कॉन्सिक्यूटिव निगेटिव इंटीजर्स whose सम एंड प्रोडक्ट इक्वल होता है, 3 निगेटिव ही है,
जिसके सम और प्रोडक्ट इक्वल होता वो भी यही है, -1 -2 -3। जरा इसे जोड़ो तो बताओ ये कितना होगा, -1 -2 -3 कितना होगा बच्चा, 3 2 1 कितना हो गया 6। बस क्या लगेगा साइन माइनस, ठीक है ना। जो और इसमें घबराना नहीं, वो वही चीज है बच्चा। जैसे मान लो कि आपने 1 रुपया कमाया आज, ठीक है, 1 रुपया तुम कमाया, कल 2 रुपया कमाया, परसों 3 रुपये कमाया, तो आपने टोटल कितना आप अर्न किए हो, तो आप कहोगे 1 रुपी 2 रुपी एंड 3 रुपी, इट इज 6 रुपी। माइनस क्या होता बच्चा, जैसे मैंने तुम्हें आज 1 रुपया उधार दिया, कल 2 रुपया दिया, कल परसों 3 रुपया दिया, तो तेरे पास 6 रुपया है, लेकिन वो क्या है माइनस। तो बस इतना ही डिफरेंस होता बच्चा माइनस में, तो जुड़ेगा ही +2 +1, पर साइन किसका लगेगा माइनस का। अब इसको देखो ना, मल्टीप्लाई करेगा, -1 मल्टीपल -2 मल्टीपल -3, और ये कितना होगा, इट इज -6, ठीक है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस फिर क्या होता है, इट इज माइनस, सो इट इज -6, सो -6 इक्वल टू -6। जल्दी लिखो इसे फटाफट। तो ये भी हुआ बच्चा 3 कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नेगेटिव इंटीजर्स है whose sum and product is equal to each other। ठीक है बच्चा, फिर से बताओ, सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता कि आप बता दो 3 इंटीजर, पर ये क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। मान लो कहा कि 3 डिजिट एक नंबर है, 3 डिजिट वाला एक नंबर है जिसके तीनों डिजिट ऐसे इंटीजर्स है जिसका सम और प्रोडक्ट इक्वल है, तो पहले ये तो पता होगा तब ना बनाओगे कि भैया वैसा 3 डिजिट वैसा 3 लगातार नंबर यही 1 2 3 है, तभी तो बनाओगे। तो इसीलिए दिया ही ऐसा जाता बच्चा, ठीक है, ताकि आप जानोगे तभी आप बना सकते हो। तो किसी क्वेश्चन को बनाने से पहले ये जानना जरूरी है, तभी तुम इसे बनाओगे। आगे ले चले, ठीक है, चलो आगे देखो इसके बाद आता है बच्चा, इसके बाद आता है बाबू इवन नंबर। इवन नंबर का सीरीज क्या होता है, 2 4 6 8 10, ठीक है ना, ये हुआ इवन नंबर का सीरीज। और कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब समझा ना, 2 के बाद 4 ही होगा, 4 के बाद 6 ही होगा, 6 के बाद 8 ही होगा, 8 के बाद 10 ही होगा। मेरी बात समझा, क्योंकि ये है दूसरा ऑड नंबर, ठीक है। और क्या होगा बच्चा, 1 3 5 7 9 एंड सो, ठीक है, लिखो इवन और ऑड का सीरीज है, ठीक है बच्चा, बात है आई समझ में। अब देखो ना, अच्छा ये मुझे बताओ, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितने का है। देखो यहीं से इवन और ऑड नंबर से कितने क्वेश्चन तुम्हें बनता है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन जब इवन ऑड पढ़ा ही रहे, यहीं पे इसके इससे रिलेटेड जुड़ा हुआ तुम्हें क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। बताओ 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर या 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर या 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच कितने का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है बच्चा, तो याद रखना, चाहे वो 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो या 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हो, इसके बीच का डिफरेंस कितने का होता है, तो इसके बीच का डिफरेंस हमेशा 2 2 का होता है। सो देखो तुम्हें दिख रहा 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आता बच्चा, ठीक है ना। तो इससे इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन आ सकता है इवन और ऑड से, वो मैं तुम्हें अभी बताता हूं, ठीक है ना। सो देखो अगर इवन और ऑड के इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगर जानना चाहते हो, तो सबसे पहले ना एवरेज निकालना सीखना होगा, और एवरेज जब निकालना सीखोगे तो मैं तुम्हें कई बातों को बताऊंगा। अच्छा उससे पहले एक देखो, जैसे मान लो बच्चा मैं कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर या 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर बताऊं, ठीक है ना, कोई भी तुम बताओ, और मैं तुम्हें वहां से एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना।
जैसे तुम मुझे बताओ कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स बताओ, कोई भी तुम लोग बोलो। 6 8, ठीक है ना बच्चा। और कोई बताओ। 6 8 हो गया एक, और कोई बोलो, कुछ भी बोलो। 5 7, चलो और कोई बोलो। 10 12 लिख लें, 15 17 लिख लें, ठीक है ना। 4 6 लिख लें, ठीक है ना। अब यहां देखो एक मैजिक कैसे होता है, एक मैजिक तुम्हें बता रहे हैं। इनमें ना बच्चा तुम सब में ना एक एक ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? इसके प्रोडक्ट में एक ऐड कर दो, ठीक है ना। 1 1 ऐड करोगे ना, ये 1 जैसे ऐड करोगे इसके प्रोडक्ट में, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जरा इसको जोड़ो। 6 मल्टीपल 8 कितना होता है? 48। और 48 प्लस 1 कितना होता है? बताओ, क्या 49 किसी का स्क्वायर है? इट इज 7 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं बना? बोलो, 49 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब एक और बात समझना। अच्छा, पहले ये लिखते हैं। बताओ, 5 मल्टीपल 7 35 प्लस 1, क्या 36 किसी का स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है बच्चा? 6 का स्क्वायर। जरा इसे देखो, 10 मल्टीपल 12 इट इज 120 प्लस 1 कितना हो गया? 121। क्या 121 किसी का स्क्वायर है? तो क्या कहेगा बच्चा? 11 का स्क्वायर है, ठीक है। वैसे 15 मल्टीपल 17 करेगा, ठीक है, प्लस 1 करेगा बच्चा, तो ये आ जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेगा 255 प्लस 1 256। और 256 भी बच्चा स्क्वायर है, और वो 16 का स्क्वायर है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। जरा इसे बताओ तो 4 मल्टीपल 6 24 प्लस 1 कितना हुआ? क्या 25 किसी का स्क्वायर है? ठीक है ना। अब देखो, इसी से मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा। अच्छा, एक और मजेदार चीज देखना कि ये जिस नंबर का स्क्वायर होगा ना, ठीक, ये मिडिल नंबर का स्क्वायर होगा। देखो, बताओ 6 और 8 के बीच का नंबर क्या है? बताओ, ये किसका स्क्वायर था? ये बोलो, इसका मिडिल नंबर। 6 का स्क्वायर। बताओ, इसका मिडिल नंबर। ये 11 का। बताओ, 15 और 17 का मिडिल नंबर। 16 का स्क्वायर। बोलो, 4 एंड 6 का मिडिल नंबर किसके स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। अब तुम कुछ भी बताओगे, क्या नहीं बता पाओगे? जैसे मान लो मैंने लिखा 7 मल्टीपल 9, मैंने कहा प्लस 1 किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? होगा 9 मल्टीपल 7 63 प्लस 1 64 किसके स्क्वायर? 8 के स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ? और ये किसी भी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर या ऑड नंबर में होगा। जैसे तुम 1 ऐड करोगे, वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? हमेशा दोनों नंबर के बीच वाले का, मिडिल नंबर का। मेरी बात समझा? अब इसी को मैं तुम्हें क्वेश्चन में बदल दूंगा, और क्वेश्चन दे देंगे, तुम ढूंढते रह जाओगे, मन बनेगा ही। लेकिन अगर ये तुम जान रहे होगे तो आप इमीडिएट आंसर बता दो। मेरी बात समझा या नहीं समझा? ठीक है, ये जान रहे होगे तो तुरंत बना लो। पहले इसको लिखो, फिर देखो क्वेश्चन बताते इसे। इसी को देखो क्वेश्चन कैसे बना देते हैं। इसलिए कहा ना कि मैथ्स एक मैजिक होता है।
लिख लिया, ठीक है। अब आ जाओ, देखो देखो तुम अगर चाहो ना बच्चा तो इसी से क्वेश्चन बना सकते हो। देखो अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन देखो खुद ही ले लेते हैं। मैंने कहा कि क्वेश्चन कैसे बनता है ये समझो, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है ये मत समझो, क्वेश्चन ही कैसे बनाया जाता है ये समझ लो। क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है अगर ये समझ गए तब फिर क्या होगा, तुम्हें तकलीफ नहीं है। मेरी बात समझा। जैसे यहां पे देखो, एक ये क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। अच्छा ये बताओ 10 और 12 क्या है बच्चा, टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। जरा इसका प्रोडक्ट बताओ कितना होगा, 10 मल्टीपल 12 कितना होगा, इट इज 120, ठीक है ना। देखो इसी को क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन है बच्चा, द प्रोडक्ट ऑफ, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव even number is 120, then find the numbers, consecutive even numbers, two consecutive even numbers is 120, find, लिखो find the numbers, ठीक है ना। अब इसे कैसे बनाओ, फाइंड द नंबर्स कैसे करेंगे, मेरी बात समझाना। और अगर सही मायने में बनाओगे तो बनाया ऐसे जाता बच्चा कि मान लो फर्स्ट नंबर इज x, देन सेकेंड नंबर इज x प्लस 2, और दोनों को मल्टीपल करके किसके बराबर करते हो, 120 के बराबर, और आंसर निकालते हो। तो ये बनाने में कितना समय लग जाएगा, मेरी बात समझ रहा। तो इसलिए इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कैसे बनाना बच्चा, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अगर कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स होगा उसके प्रोडक्ट में जैसे तुम 1 ऐड करोगे, वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक मिडिल नंबर का। तो तुम इसको बनाने के लिए क्या करोगे, 120 में क्या जोड़ेंगे, क्या बन गया 121, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, यानी 11 इज द मिडिल नंबर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब बताओ 11 के एडजेसेंट इवन नंबर क्या है, नंबर, यही तो दो नंबर है 10 12। बोलो क्या कहा बच्चा, क्वेश्चन यही है ना, नंबर तो यही ढूंढना था ना। क्या कहा बच्चा, हाँ प्रोडक्ट है, ठीक है 120। तो प्रोडक्ट में जैसे तुम 1 ऐड करेगा वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, ठीक मिडिल वाले नंबर। अब 11 मिडिल नंबर है, तो 11 मिडिल है तो इसके आगे पीछे का नंबर क्या होगा, 11 से पहले क्या होता और 11 के बाद क्या होता, वही नंबर है 10 12, और 10 12 को मल्टीपल करेंगे 120। तो देखो तुम जैसे जान रहे हो ये बात कि 1 ऐड करने पे क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे यहां पे देखो, और परफेक्ट स्क्वायर भी तुम्हें पता किसका बनेगा, हमेशा मिडिल नंबर का बनेगा। तो आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा, बोलो आई बात समझ में, अभी भी नहीं है बच्चा, तुम पूछो। हाँ 11 आंसर नहीं होगा बच्चा, आंसर तो 10 12 होगा, क्योंकि टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है। हाँ बिल्कुल, और टू नहीं करना पड़ेगा, एक ही करना पड़ेगा, उसमें दे देगा ग्रेटर वाला करो या स्मॉलर करो, ठीक है, दो नंबर है तो कहेगा कि मान लो ग्रेटर, ठीक है ग्रेटर इवन नंबर बता दो, तो ग्रेटर इवन नंबर क्या होगा, कहा स्मॉलर बता दो, डिस्टेंस। बोलो बात समझ में, तो दोनों में से कोई एक पूछेगा। यहां तो हम लोग सब निकाल लिए, यहां तो आपको क्वेश्चन ही पता है पहले से, क्योंकि तुमने ये बनाया पहले, मेरी बात समझ रहा। तो खुद से ही क्वेश्चन तुम बना सकते हो, आप नहीं लेके 1 ऐड करके देख लो और फिर उसे क्वेश्चन में बदल दो, मेरी बात समझा। एक क्वेश्चन लिखो, देखो लिखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, the product of two consecutive even numbers is 440, 440, 440, then find
देन फाइंड ग्रेटर इवन नंबर, देन फाइंड ग्रेटर इवन नंबर ऑफ टू, दोनों में से बड़ा वाला इवन नंबर बताना है। अब ये क्या बताता बच्चा, ये क्या बताता, क्या बताता बताओ, ये क्या बताता बच्चा कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर या प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर में जब आप वन ऐड करते हो तो वो क्या बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो हमेशा मिडिल नंबर का होगा। तो सबसे पहले देखो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो लगातार इवन नंबर है, उसका प्रोडक्ट कितना है 440। अच्छा इसमें वन ऐड करेगा तो ये क्या बन जाएगा, इसमें वन ऐड करेगा तो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब ये बताओ वन जोड़ोगे तो कितना आएगा। अब बच्चा ये बात हुआ कि 441 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है बच्चा 21। और मैंने कहा अभी आपको बताएंगे कितने तक स्क्वायर याद रखना, और बाकी स्क्वायर मैं करना सिखा दूंगा। 30 के बाद का स्क्वायर करना मैं बहुत इजी मैटर से सिखाऊंगा, विद इन सेकेंड तुम निकाल लोगे। लेकिन 30 तक का स्क्वायर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, वो जरूरी है। मेरी बात समझ रहा बच्चा, उसका कोई उपाय नहीं है। सो यहाँ पे देखो पहली बात हो गया बच्चा कि ये देखो 21 हो गया। अब ये बताओ क्या ये आंसर है, तुम्हारे में क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो इवन नंबर मुझे चाहिए और उसमें से बड़ा चाहिए। तो देखो 21 क्या हो गया बच्चा, 21 इज द मिडिल नंबर। अब बताओ 21 के अगल बगल वाले इवन नंबर क्या होगा, अब बताओ इस दोनों में से बड़ा कौन है, जो देन योर आंसर इज 22। सो 22 इज द ग्रेटर इवन नंबर जो तुम ढूंढ रहे हो। अब जरा देखो 20 मल्टीपल 22 करो, कितना आ जाएगा, इट इज 440। देखो है, इट इज 440, ठीक है। तो देखो कैसे बन गया क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ करना पड़ा, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी दो इवन नंबर ले लो, उसको गुणा करो, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें एक जोड़ोगे, वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा बच्चा, तो हमेशा मिडिल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तुम खुद ही से कर लो ना। अच्छा देखो दो नंबर फिर से ले रहे हैं, देखो देखना बच्चा, टू ऑड नंबर लिया, बताओ 3 और 5। तो 3 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें तुम जैसे वन जोड़ोगे, बताओ 3 मल्टीपल 5 कितना होगा, इसमें एक जैसे जोड़ोगे बच्चा ये क्या बन जाएगा, और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मिडिल का। 3 और 5 का मिडिल नंबर क्या है, इट इज 4। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो लेट मी, मैंने कहा देखो एक दो नंबर है 30 और 32, ठीक है ना, ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो भी हो कोई मतलब नहीं, मैंने कहा एक जोड़ो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मैं अब तुमसे पूछ रहा, बताओ वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो बोलो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, जैसे इसमें एक जोड़ेंगे, हो गया, हमेशा मिडिल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो बताओ 30 और 32 के बीच में 30 एंड 32 के मिडिल में कौन सा नंबर आता है, सो 31 इज द मिडिल ऑफ 30 एंड 32, देन योर आंसर इज 31। मेरी बात समझा, क्या कहा कि भैया 30 मल्टीपल 32 करो, जो भी आए उसमें एक ऐड करो, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो आप आंख बंद करके क्या कहोगे 31 का बनेगा, और बनेगा बनेगा। मेरी बात समझा, जैसे देखो ना, मान लो जैसे दो नंबर मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा बच्चा, देखो तुम्हें डराने के लिए 919 मल्टीपल 101, ठीक है। देखो ये टू कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर है, इसके प्रोडक्ट में मैंने कहा एक जोड़ो तो वो बनता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। तो मैंने पूछा कि वो नंबर बता दो जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, अरे मिडिल नंबर, बोलो 99 और 101 के मिडिल क्या होगा, 100 होगा, वही होगा। इसको मल्टीपल कर लो, एक जोड़ लो, देखो 100 का स्क्वायर आ जाए 10,000 आ जाएगा। इस दोनों को मल्टीपल करेगा ना बच्चा, कितना होगा 9999।
और डबल लाइन में जस्ट एक जोड़ोगे, बताओ 99,199 रुपया में एक जोड़ोगे क्या आएगा? इट इज 10,000। नहीं 99 रुपीज नहीं बेटा, 99,199 रुपीज है, 99,199 रुपया। अब उसमें एक जोड़ोगे तो क्या आएगा? इट इज 10,000। और 10,000 किसके स्क्वायर बनेगा? 100 के स्क्वायर बनेगा। सो इट इज 100 के स्क्वायर। बोलो आई बात समझ? तो इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं। कभी भी मैं ऐसे पूछूं तुम सीधे कहना मिडिल नंबर, बस देखो इसके मिडिल में कौन सा नंबर आएगा, हमेशा वही होगा। मेरी बात समझा? ऑलवेज मिडिल नंबर का स्क्वायर बनेगा। हाँ बोलो बच्चा। हाँ बच्चा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ इवन ऑड में होगा, ठीक है ना? इसलिए देखो इवन ऑड में ही बना रहे, ठीक है? तो इवन ऑड में कहा, हाँ ये इवन ऑड में कहीं भी होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू कॉन्स्टिट्यूटिव, लगातार वाला होना चाहिए। इन्हीं की डिफरेंस करेगा तो फिर डिफरेंस अलग हो जाएगा, फिर प्लस बदल जाएगा। डिफरेंस अगर अलग अलग कर दोगे, यानी दो लगातार नहीं लेके, ठीक है, एक आगे बढ़ जाओ तो उसका अलग हो जाएगा, समझ? पर अगर टू कॉन्स्टिट्यूटिव है तो उसमें वन जोड़ने पे क्या बनता है? ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर बनता है। बोलो आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। और इसी को देखो क्वेश्चन बना दिया, समझ गया? अब देखो एक क्वेश्चन जैसे देखो, देखो मैं ले रहा हूं टू कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है ना, ओड नंबर ले रहा हूं, ठीक है? जैसे मान लो मैंने लिया बच्चा 11 और 13, ठीक है ना? दो नंबर तुम पहले ले लिया। अब 11 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 143, ठीक है ना? तो बताओ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर कितना है? 143। अब यही क्वेश्चन बना के दे देगा कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर इज 143, देन फाइंड स्मॉलर, हाँ स्मॉलर ऑड नंबर। तो कैसे निकालोगे? इसमें क्या जोड़ोगे? और जैसे वन जोड़ोगे ये क्या बन जाएगा? और परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? ठीक मिडिल नंबर का। सो 12 इज द मिडिल नंबर। तो अगर 12 मिडिल नंबर है बच्चा, तो मुझे बताओ इसके अगल बगल वाले ऑड नंबर क्या है? तो हो गया 11 13। यही तो क्वेश्चन पूछा, क्या? फाइंड स्मॉलर वन। सो 11 इज द स्मॉलर वन। तो मैं तो तुम्हें क्वेश्चन बना के बता रहा हूं, ऐसे लोग क्वेश्चन बनाता है। अगर मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछते हैं? मल्टीप्लाई करके तुम्हें दे देंगे क्वेश्चन, तुम बनाओ, बोलो तुम पूछो बच्चा, ठीक है? तो कुछ भी नहीं होता बापू, हमेशा कभी भी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, उसका प्रोडक्ट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इवन नंबर कौन सा होगा, ऑड नंबर क्या होगा, तो उसमें तुम तुरंत क्या जोड़ोगे? वन ऐड करोगे और तुरंत आंसर निकालो। बोलो आई बात समझ में? लिखो एक क्वेश्चन जल्दी से लिखो, फिर देखो अभी दूसरा बताते हैं। अरे वो दोनों कहाँ रह गया तुम्हारे? ओहो, अच्छा वो दोनों चला गया बच्चा। हाँ हाँ, अच्छा वो दोनों रिलेशन में था बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वही खाली खाली आज लग रहा मेरी क्लास। ठीक है बच्चे, बोलो आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी भी इस तरह के दिया जाए तो कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे? जैसे दिया टू कॉन्स्टिट्यूटिव का प्रोडक्ट, उसमें क्या जोड़ोगे? एक ऐड करोगे, जिसका स्क्वायर बनेगा नंबर उसके अगल बगल वाला होगा। अगल बगल वाला का मतलब समझता है? एज सेंट। एज सेंट का मतलब मेरे अगल पीछे वाला, मेरे आगे वाला। जैसे एक लाइन में, एक लाइन में तो एज सेंट क्या होगा? मेरे आगे पीछे। जैसे मान लो मैंने कहा 5 का एज सेंट नंबर बताओ, तो 5 का एज सेंट क्या होगा? उसके पीछे उसके आगे वाला नंबर। तो 5 के पीछे कौन नंबर होगा और आगे क्या होगा? 6। वही हुआ एज सेंट नंबर। मेरी बात समझ रहा? तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसको बनाना आना चाहिए, ठीक है? कुछ भी नहीं है बनाना, मैंने तुम्हें तरीका ही बता दिया, तुम खुद ही क्वेश्चन बना सकता है। देखो ना, 2 ले लिया, मैंने ले लिया 5 7, क्या नहीं बन पाएगा? देखो क्वेश्चन बना लिया। मैंने कहा टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर है,
और उसका प्रोडक्ट 35 है तो नंबर बता दो, तो तुम तुरंत इसमें क्या जोड़ोगे? 36, 6 यानी मिडिल नंबर। अब 6 मिडिल है तो उसके अगल बगल वाले नंबर क्या होंगे? तो 5, 7, देन नंबर इज 5 and 7। अब आपको स्मॉलर पूछा था आंसर 5 होगा, ग्रेटर पूछा देन आंसर इज 7। बोलो कुछ है इसमें? आई बात समझ में या नहीं? इसी को मैं बड़े लंबे से कर देता हूं तो तुम परेशान हो जाओगे। एक क्वेश्चन लास्ट लिखो, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव odd number, the product of two consecutive odd number is 899, 899, 899. Then find a smaller odd number, find a smaller odd number। स्मॉलर ऑड नंबर क्या होगा बताओ? बोलो, 1 जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, 900 आया बच्चा। 900 किसका स्क्वायर है? 30 का, यानी नंबर क्या होगा? 30 का एडजेसेंट। अब मुझे बताओ 30 के एडजेसेंट नंबर क्या होंगे? क्या होगा बच्चा? हाँ यस, 30 का एडजेसेंट नंबर ढूंढो। 30 के पीछे और आगे क्या होगा? हाँ 900 किसका स्क्वायर होगा? 900, 900 याद करना होगा। अभी लिखो 30 का स्क्वायर है, हाँ लिखो 30 का स्क्वायर है तो नंबर क्या होगा? 30 के अगल बगल वाले, तो 30 के अगल बगल वाले नंबर क्या है? हाँ तो लिखो 29, 31। अब क्या पूछा रहा क्वेश्चन? आंसर देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? तो स्मॉलर क्या है बताओ? तो हो गया आंसर, देन योर आंसर इज 29। लिखो आंसर 29 होगा, या स्मॉलर नंबर बराबर लिखो 29। बोलो आए बच्चे बात? ठीक है, देखो क्या दिया बच्चा? 899, क्या जोड़ोगे? 1 प्लस एट, इट इज 900। 900 किसका है? 30, देन नंबर इज 29 and 31। सो स्मॉलर वन इज 29 इज द स्मॉलर वन। ठीक है, तो ये तुम्हें पता है, बस सब जानते हैं, और ये यूनिवर्सल है बच्चा। कभी भी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का प्रोडक्ट होगा, उसमें एक जोड़ोगे तो क्या होगा? वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। समझ गए? अब आ जाओ, अब देखो इवन और ऑड नंबर से और कई क्वेश्चन आता बच्चा, उससे मैं तुम्हें रिलेटेड बताता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, देखो ना मैं कुछ इवन नंबर लिख रहा हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा बच्चा इवन नंबर 6, 8, 10, 12 और 14। ये बताओ ये कितने इवन नंबर्स हैं? कितने हैं? 5। और कैसा इवन नंबर? तो कहोगे कॉन्सिक्यूटिव है, क्योंकि 6 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद 10 लिखा, 10 के बाद 12 लिखा, 12 के बाद 14 लिखा। अब मान लो मैंने कहा बच्चा कि तुम करो इसका एवरेज, इसका एवरेज मुझे बता, तो आप एवरेज के लिए क्या करोगे? एवरेज बराबर क्या होता है बच्चा? सम ऑफ बाय क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। ठीक है ना? अब बताओ सम ऑफ ऑल टर्म्स 6, 8, 10, 12, 14 बाय 5। अब जरा इसे ऐड करो और 5 से डिवाइड करो, तो बताओ ऐड करोगे तो कितना होगा? करो ऐड, चलो मैंने लिख दिया 50 बाय 5, इट इज 10। सो इसका एवरेज क्या हो गया? 10। अब मुझे बताओ बच्चा कि क्या मैंने ऐड करके लिखा था इसे?
मैंने तो तुमसे पूछा ऐड कर लो, तो तुम्हें क्या लगा कि मैंने इसे ऐड किया? नहीं किया। मुझे मालूम था इसका एवरेज क्या होगा, इसलिए बगैर ऐड किया मैंने बनाया। मेरी बात समझे? तो ये एवरेज निकालने का एक तरीका होता है, पर इससे निकालोगे तो बहुत समय लगेगा। समझ गया ना बच्चा? अब देखो यहां पर आओ, तुम लोग देखो, खाली अभी उतारना मत, देखो। अगर कोई भी सीरीज हो बच्चा, सीरीज का मतलब होता है कि दो टर्मों के बीच का डिफरेंस अगर बराबर हो, इसको मैथमेटिकल टर्म में कहते बच्चा अर्थमेटिक सीरीज। तो वो मत भूलो, छोड़ रहे हैं अर्थमेटिक सीरीज। बस सीरीज का मतलब है बच्चा कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल हो। जैसे यहाँ कितने कितने का डिफरेंस है? 2 का है, ठीक है ना? तो इसका एवरेज बराबर होता है बच्चा, ऑलवेज, कभी भी ऐसा है नंबर तो एवरेज बराबर होता है मिडिल टर्म। एवरेज बराबर क्या होता है बच्चा? मिडिल टर्म। देखो मिडिल टर्म क्या है, तो इसका एवरेज क्या होगा? बनाने की जरूरत थी, और मैंने वैसे ही लिखा था। मैंने 10, मुझे पता था 5 नंबर था, तो मैंने 10 मल्टीपल 5 करके 50 लिख दी। तो मैंने इसे ऐड नहीं किया था। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि मुझे एवरेज पता था इसका। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है एवरेज बराबर होता मिडिल टर्म। ठीक है बच्चा? अब मान लो कभी कई बार होता बच्चा कि जैसे यहाँ 5 था, तब ने एवरेज, ठीक है, मिडिल टर्म ढूंढ लिया। मान लो 50 इवन नंबर्स हो, 50 इवन नंबर्स हो, 2 4 6 8 10 से लेकर, मान लो मेरी बात समझ, 100 तक हो, यानी 50 लगातार इवन नंबर हो, तो वहां पर कैसे निकालोगे मिडिल टर्म? तो अब बच्चा याद रखना कि अगर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो, मिडिल टर्म ढूंढ रहे, मेरा कहने का मतलब मिडिल टर्म ढूंढने में दिक्कत हो, तो एवरेज निकालने का एक और तरीका है। एवरेज बराबर होता है बच्चा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय क्या होता है? बाय 2। सो फर्स्ट टर्म इज, बोलो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, और लास्ट टर्म जरा इसको करो, कितना होगा? ठीक है, आया? तो एवरेज निकालने का ये भी तरीका, अगर पहले को आखिरी से जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, और कर सकता बच्चा तुम सेकेंड और सेकेंड लास्ट भी ले लो, उसका भी एवरेज निकालो, वो सीरीज का एवरेज होगा। जरा जोड़ो तो, सेकेंड नंबर क्या है और सेकेंड लास्ट क्या है, जरा इसे जोड़ो। 8 + 12 बाय 2, तो समझ में आया? एवरेज का मतलब ना केवल मिडिल टर्म होता बच्चा, बल्कि किसी भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का एवरेज निकाल दो तो वो पूरे सीरीज का एवरेज बन जाता। क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का मतलब समझा? इधर से पहला लिया तो उधर से क्या लेंगे? आखिरी। इधर से सेकेंड लिया तो इधर से क्या लेंगे? सेकेंड लास्ट। इधर से थर्ड लिया तो इधर से क्या लेगा? थर्ड लास्ट। इधर से अगर फोर्थ लिया तो इधर से क्या लेगा? फोर्थ लास्ट। सबका एवरेज सेम आएगा, यूनिवर्सल है, कभी नहीं बदलेगा। मेरी बात समझा या नहीं समझा? मैंने क्या कहा, ये यूनिवर्सल, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है? जैसे इसको जल्दी लिखो, इसको लिखो, अभी आ रहा है बच्चा, तभी तुम निकालने, तुमको पता है अभी मैंने किसी भी बिल्कुल सेम हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो भी बताऊंगा वो यूनिवर्सल होगा तभी बताएंगे बच्चे, यूनिवर्सल नहीं होगा तो नहीं बताना। नहीं, इसलिए कहा जाता कि मैथ क्या है, मैथ एक मैजिक होता है, अगर सीख गए तो बड़ा मजा आएगा, नहीं सीखे तब तो कोई बात ही नहीं। लिख लिया बच्चा? ठीक है ना? चलो देखो आगे एक और सीरीज लिख रहे हैं, देखो। और कोई भी एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चा, या तो मिडिल टर्म या तो कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म। जैसे देखो मैंने लिखा यहाँ पे, से मान लो मैंने लिखा बच्चा 7 9 11 13 15 17 19। अब बताओ इसका एवरेज क्या होगा? बोलो इसका एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म, या कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म ले। देखो ना, 7 + 19 बाय 2, तो 7 + 19 इज 26 बाय 2 इट इज 13। या देखो ना,
सेकेंड लास्ट, देखो सेकेंड लास्ट, जरा जोड़ो, 9 + 17 इट इज 26/2, इट इज, ठीक है 13, जरा देखो 11 + 15 इट इज 26/2, इट इज 13। सो देखो क्या हो गया, कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म लो, उसका एवरेज वही होगा जो पूरे सीरीज का एवरेज होगा। तो एवरेज का कोई भी तरीका तुम निकालो सब सही है। या तो मिडिल टर्म ढूंढ रहा है, मिडिल टर्म निकाल लो, नहीं मिडिल टर्म नहीं मिल रहा तो कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म ले लो, उसका एवरेज का मतलब सीरीज। यहां क्या हो गया बच्चा, एवरेज मीन्स मिडिल टर्म एंड मिडिल टर्म इज 13। एवरेज मीन्स बच्चा फर्स्ट प्लस लास्ट by 2 and it is 7 + 19 by 2, it is 26/2 and it is 13। या second plus second last by 2 then 13, third last by 2 then 13। बोलो आई बात समझ। तो सब क्या है, एवरेज निकालने का एक तरीका है, ठीक है ना बच्चे। तो देखो 7 टर्म था, क्या फर्क पड़ा, ऐसे निकाल दिया, ठीक है। क्या लिखेगा, क्या लिख लिया है ना, तो लिखो जल्दी फटाफट लिख लो। जैसे एक बच्चे ने पूछा था अगर 6 टर्म आए तो क्या होगा, तो देखो एक 6 टर्म भी ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया बच्चा, जैसे मान लो हमने लिया 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30 का इसका एवरेज बताओ। तो अब बताओ क्या एवरेज होगा, अभी भी तुम जानते, मिडिल टर्म ले लो या कोई टू, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग टर्म ले लो। अच्छा मिडिल नहीं मिल रहा तो क्या मिडिल नहीं है यहाँ पे, बताओ 24 और 26 का मिडिल क्या होगा, यही एवरेज। नहीं तो कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग ले लो, देखो 20 + 30/2 इट इज 25। या देखो कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एवरेज है। या तो मिडिल टर्म ढूंढ लो, नहीं तो कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म ले लो। मेरी बात समझा, ये आपको क्या बताता, ये तेरा मिडिल टर्म है, यानी ये एवरेज है। सो 25 इज द एवरेज। बोलो आई बात समझ बच्चा। 24 और 26 का मिडिल नंबर क्या होगा, 25। सो एवरेज इज द मिडिल टर्म। या एवरेज बराबर क्या लिखा था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय, सो 50/2, सो 25। इसलिए मैं तुम्हें मैथ याद नहीं करवाता, मैथ समझाते हैं, तो मैथ याद किया जाता थोड़ी। ये समझ है कि कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म का एवरेज वही होता है जो सीरीज का एवरेज होता है। तो कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म अगर मिल गया तो आंसर, नहीं मिला मिडिल टर्म ढूंढो, नहीं मिला कोई दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म ढूंढो, कुछ तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी होगा कोई नहीं मिलेगा। बोलो आई बात समझ बच्चे, ठीक है। तो मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं होगा नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, देखो अब इसी से एक और क्वेश्चन तुम्हें बताते हैं, यही देखो कैसे तुम्हारे क्वेश्चन को एक सॉल्व करेगा। एक पहले क्वेश्चन इससे पहले लिख लो, लिखो फाइंड द एवरेज ऑफ, find the average of first 100 natural number, find the average of first 100 natural number is, अब निकाल के बताओ क्या होगा। बताओ फर्स्ट 100 होल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर क्या होगा, बोलो 1 से लेकर कहां तक, 100 तक। तो देखो सीरीज कुछ ऐसे लिखोगे तुम, 1 से क्या कहा बच्चा, फर्स्ट 100 होल नंबर का, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का आपको क्या निकालना है, कुछ नंबर ये होगा। अब बताओ एवरेज बराबर क्या कहा, मिडिल नंबर। तो क्या इसका मिडिल नंबर ढूंढ पाओगे, दिक्कत होगी, बोलो ना दिक्कत होगा। तो क्या ढूंढेगा, क्या दिख रहा है, हो गया फर्स्ट और लास्ट।
सो फर्स्ट इज 1, लास्ट इज 100/2। सो ये कितना हो गया बच्चा 101/2। इसको डिवाइड करने के लिए बता देंगे, अभी होगा 50.5। सो एवरेज ऑफ फर्स्ट 100, ठीक है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज 50.5, 50.5 लिखो। बोलो आई बात समझ बच्चे, ठीक है ना। तो देखो सब दिया जाता है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस देखो कि क्या तुम्हारे पास रिसोर्स है, जो रिसोर्स है उसके हिसाब से हम एवरेज निकालें। मिडिल टर्म मिल रहा मिडिल टर्म ले लेंगे, नहीं मिल रहा तो कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म ले, जो तुम्हें दिख रहा वो दोनों ले लो, आंसर निकालो, ऑलवेज सेम आए। नहीं अगर 2 और 99 भी लेता तो सेम आता, 398 लेता तब भी सेम आता। तो दो क्रॉसपॉन्डिंग कोई भी टर्म लेगा वही एवरेज आएगा। बोलो आई बात समझ। अब जैसे एक नंबर और लिखना है बच्चा, जरा मुझे बताना। से मान लो दिया 11, 13, 15, 17, 21 और 23, बताओ इसका एवरेज क्या होगा। बनाओ मत, खाली देख के बताओ, ठीक है। बिकॉज मिडिल टर्म इज 15 और 17 का बीच का मिडिल टर्म क्या है, आ गया ना, पता चल गया, ठीक है, मालूम चल गया ना कि यही होगा। तो बातें समझ पा रहे, इसको बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, सीधे सीधे आ जाता है आंसर, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप मिडिल टर्म ढूंढो, मिडिल टर्म नहीं मिला कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ढूंढो। अब देखना बच्चा, इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें और क्वेश्चन बताता हूं। देखो इसमें और क्वेश्चन दिया जाता है बच्चा, कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है, देखो जैसे अभी पहले क्वेश्चन मैं तुम्हें बनाकर दिखाता हूं, जैसे एवरेज पहले निकालने के लिए। जैसे देखो मैंने कुछ नंबर लिया, जो पहला क्वेश्चन लिया 10, 12, 14, 16 और 18। मान लो ये क्या है बताओ, 5 कॉन्सिक्यूटिव क्या है, इवन नंबर। अच्छा इसका एवरेज क्या होगा बच्चा 14। अच्छा बताओ इसका एवरेज अगर 14 हुआ तो इसका सम कितना होगा, सबका योग कितना होगा, सम समझता है, सबको ऐड करना है। तो 14 है बच्चा, नंबर कितना है, तो 14 मल्टीपल 5 कर दो, कितना हो जाएगा 70। 14 मल्टीपल 5, 14 मल्टीपल 5, इट इज 70। तुमको जोड़ना है तो जोड़ लो, देखो 70 आएगा, कितना आएगा 70 आएगा। मेरी बात समझ रहा है, इसको 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 सबको जोड़ो 70 आएगा, ठीक है। सो देखो मैंने कहा कि इसका सबका सम कितना होगा 70 होगा, और इसका एवरेज क्या है 14 है, ठीक है ना। अब देखो इसी को क्वेश्चन बनाते हैं, अगर तुम इस सबको जोड़ोगे तो क्या बनेगा। अच्छा तुम 70 को अब यहां पर क्या कह सकते हो, द सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कितना है इज 70, देन फाइंड, ठीक है, स्मॉलर इवन नंबर, ठीक है ना। क्या करा, अगर 5 लगातार इवन नंबर हो, अगर उसका सम 70 हो, तो आप सबसे छोटा इवन नंबर बता दो, ठीक है ना बच्चा। अच्छा दो इवन नंबर के बीच का डिफरेंस कितना लिखा था, और दो ऑड नंबर के भी बीच का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है ना। अब देखो इसी को मैं क्वेश्चन बनाता हूं और तुमको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन यही है, इसका ऐड किया तुमने 70 आया। अब देखो इसको यही क्वेश्चन बनाते हैं। देखो मैंने लिखा बच्चा, द सम ऑफ 5 consecutive even number is 70, then find the smallest even number of this series, ठीक है ना। क्या कहा बच्चा, 5 लगातार इवन नंबर है, उसका सम 70 है 70 है, तो सबसे छोटा उनमें से बताओ। अच्छा हम लोग कैसे बनाते याद करो, हम लोग कहते थे कि मान लो कि पहला इवन नंबर x हो तो दूसरा कितना होता था बच्चा x + 2, तीसरा को क्या लेते थे
x+4 x+6 और क्या लिखते थे x+8 और सबको जोड़ते थे और इतना बराबर क्या लिखते थे आप। देखो बनाने का यही तरीका, पर इससे बनाओगे कितना समय लगेगा, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें तरीका बताता हूं जो तुम जान रहे हो, ठीक है। अब देखो इसका सम कितना है और कितना नंबर है। जैसे तुम सम में नंबर से डिवाइड करेगा ना बच्चा, तुम्हें एवरेज मिलेगा। और एवरेज का मतलब क्या होता है, अभी बोला ना, एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल नंबर। सो 14 इज द मिडिल नंबर ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। 5 लगातार जो इवन नंबर है उसके बीच का इवन नंबर है 14। अब ये बताओ अगर 14 बीच वाला है बच्चा, तो मुझे बताओ अगर 14 बीच वाला है तो इसके देखो 5 उंगली है, ये बीच वाला 14 है, तो इसके आगे कितने नंबर होगा, 2, और इसके पीछे कितने नंबर होगा, 2। तो जरा मुझे बताओ 14 के पीछे 2 नंबर क्या होगा, 14 से पहले वाला इवन नंबर बताओ, और 14 के बाद वाला नंबर बताओ। देखो पांचों सीरीज मिल गया, यही लिखा था 10 12 14 16 एंड 18। सो आपसे क्या पूछा, फाइंड स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सो योर आंसर इज, बोलो आई बात समझ में। तो कुछ नहीं होता बच्चा कि तुम जैसे डिवाइड करेगा ना इस सम में इस नंबर से, तुम्हें मिडिल नंबर प्राप्त होगा। अब मिडिल नंबर का मतलब आप समझ रहे हो 5 में से मिडिल कौन सा होगा, 7 होगा तो मिडिल कौन सा होगा, बोलो नहीं पता चलेगा। अरे हाँ या ना, बोलो अरे बात समझ में। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए मिडिल नंबर ढूंढो, आपको तुरंत मिल जाएगा आंसर, ठीक है। इसको जल्दी से देखो फिर एक क्वेश्चन देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 10 है तो 10 ही होगा। और अगर पूछा होता बच्चा ग्रेटेस्ट तो आंसर क्या होता, देन योर आंसर इज 18, ठीक है। ठीक है बच्चा, बोलो आई बात समझ में। अब आ जाओ, चलो देखो इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो क्या बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, देखो लिखो, द सम ऑफ 5 consecutive the sum of 5 consecutive odd number is 75, is 75, is 75, then find the greatest odd number of this series, odd number of this series। जल्दी से बनाओ बच्चे, फटाफट जल्दी से देखो। देखो सम क्या दिया है, ठीक है, नंबर कितना दिया, सम में नंबर से डिवाइड करो, तुम्हें हमेशा मिलेगा मिडिल नंबर। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे भी आंसर बताओ जल्दी, देखो जो भी ऑनलाइन में देख रहा है। हाँ 21, ठीक, ओके, तुमने ज्यादा कर दिया, 19 तक ही आएगा ना, तुमने 7 लिख दिया, एक पीछे का और जाना था ना। हाँ देखो देखो बच्चा, हाँ जिससे ना वो 19, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, 75 था, y5 कितना हो गया, इट इज 15, 15 इज द मिडिल नंबर। अगर मिडिल नंबर है तो 2 आगे और कितना होगा बच्चा, 2 पीछे। तो बताओ ये क्या होगा, 13 11, ये निकालना नहीं था आपको, निकालना आगे वाला था। देन 17 एंड 19, देन योर आंसर इज 19, सो दैट इज योर आंसर, इट इज 19। बोलो बात आई समझ में, आगे चले, बातें आई बात समझ में। सो कोई भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए बच्चा तो आप इसको, ठीक है ना, डिवाइड करके बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब एक ना बच्चा, अच्छा एक और क्वेश्चन लिखो, जल्दी से लिखो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अगर वो इवन में सीरीज हो तब क्या करेंगे।
क्योंकि अभी ऑड में सीरीज है, 5 नंबर है, 7 नंबर ले रहे हैं। एक और लिखो, लिखो द सम ऑफ 7 consecutive even number, the sum of 7 consecutive even number is 210, 210, 210. Then find the smallest even number of this series. Then find the smallest number of this series. 7 है बच्चा, ध्यान से 7 है, तो तुम्हें मालूम होगा 7 में मिडिल वाला मिलेगा तो 3 आगे होगा, 3 पीछे होगा, तभी तो 7 होगा। सो 210 में 7 से डिवाइड करोगे, इट इज 30, 30 आएगा। 210 में 7 से डिवाइड करोगे तो अब नंबर बताओ जल्दी। जल्दी आगे 3 नंबर लिखो, पीछे 3 नंबर लिखो। आपको क्या मांगा जा रहा है वो देख लो। स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट मांगेगा तो पीछे वाला निकाल लो, या अभी पूरे सीरीज से निकाल लो। हाँ 24, ठीक है। चलो देखो, देखो 210 by 7 कितना हो गया बच्चा, इट इज 30, 30 इज द मिडिल नंबर। सो देखो 3 नंबर आगे क्या होगा, 3 पीछे। सो 30 से पहले क्या होगा, 28, 26, 24। क्या पूछा था बच्चा, स्मॉलेस्ट पूछा था, सो स्मॉलेस्ट इज 24। अगर ग्रेटेस्ट पूछा होता देन 32, 36 एंड क्या होता बच्चा, इट इज 38। सो अभी क्या आंसर हो गया, 24 इज, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर। सो योर आंसर इज 24। बोलो आई बात समझ। अब एक देखो ना बच्चा, क्या है ना कि यहाँ पर बाबू तुमने जो भी सीरीज लिया वो 5-7 वाला सीरीज लिया, नहीं 5 नंबर वाला सीरीज लिया, 5 टर्म्स वाला या 7 टर्म्स वाला सीरीज लिया। अगर 5 टर्म्स 7 टर्म्स की जगह पे 4 टर्म्स हो, 6 टर्म्स हो तो कैसे बनाओगे, ठीक है। जरा देखो एक क्वेश्चन लेके बताते हैं फिर बनाना। देखो यहीं पे देख लो, पहले देख लो फिर बनाना। जैसे देखना बच्चा, मैंने लिखा 10, 12, 14 एंड 16। अब बताओ मुझे इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है, क्या एवरेज होगा बच्चा, 13 होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 नंबर है, तो ये 13 क्या है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है बच्चा, तो यहाँ पे 2 मिडिल में आएगा इवन नंबर, और इस 2 मिडिल जो इवन नंबर आया उसके बीच का ये ऑड नंबर है, यही इसका एवरेज है। अच्छा इसका एवरेज 13 है बच्चा, तो इसका मतलब इसका सम कितना होगा, तो 13 मल्टीपल 4 कर दो, इट इज 52। सो सम ऑफ ऑल दिस 4 इवन नंबर्स इज 52। नहीं हो तो इसे ऐड कर लेना, देख लेना, इतना ही आएगा। 10 plus 16 it is 26, 12 plus 14 it is 26, and 26 plus 26 it is 52. So sum of these 4 even numbers, consecutive even number कितना होगा बच्चा, it is 54। देखो 52। तो अभी अगर इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, क्या हो गया, sum of 4 consecutive even numbers is 52। देन आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चा, देन आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द इवन नंबर्स, द स्मॉलेस्ट या द ग्रेटेस्ट इवन नंबर। तो तुम क्या करेगा बच्चा, 52 और कितने नंबर्स हैं, तो क्या करेगा, क्या आएगा, सो 13 इज द मिडिल नंबर ऑफ, ठीक है, 2 इवन नंबर्स। क्योंकि 13 क्या बताओ, आपका तो सीरीज इवन नंबर का है, तो क्या 13 इवन नंबर है, नहीं है, तो ये ऑड है। तो बताओ इसके अगल बगल वाले 2 इवन नंबर क्या होगा, अब बताओ 2 निकल गया, कितने इवन नंबर है, तो क्या होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। अब बताओ 12 से पहले क्या होगा और 14 के बाद, so these 4 even numbers। बोलो आई बात समझ में।
तो ये 4 क्या है बच्चा, इवन नंबर्स हो गया। तो कभी भी सीरीज में 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन में हो तो हमेशा ना बच्चा एवरेज उल्टा आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में 2 इवन या ऑड नंबर आ जाएगा, तो वो उसके बीच का नंबर आता है। तो हमेशा जैसे ऐसे नंबर आए उसके अगल बगल वाले नंबर पहले लेना और उसके बाद 2-2 के डिफरेंस पे चलते जाना, आपको जो भी मिल रहा मिल जाएगा। मेरी बात समझा नहीं? जैसे 13 आपको पता है नहीं कि 13 तो इवन नंबर है ही नहीं, तो भैया इसके अगल बगल वाले इवन नंबर कौन है वो निकालो, हो गया काम। फिर 2 निकल गया तो कितना और चाहिए, 2 और। तो हमेशा इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ये नहीं कि दोनों एक तरफ चले जाएंगे। समझ गया? तो हमेशा वैसे ही आना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, ये आई बात समझ में? ठीक है, देख सवाल एक क्वेश्चन लिखो। लिखो द सम ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव, द सम ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव 6 consecutive odd number is 120. 6 consecutive odd number is 120. Then find the greatest odd number, the greatest odd number of this series. The greatest odd number of this series. चलो जल्दी से बनाओ। नंबर कुछ नहीं करना बच्चा, डिवाइड करना, देखना उल्टा नंबर आएगा। ऑड नंबर का सीरीज है तो इवन आएगा। तो सबसे पहले तुम्हें मिडिल का 2 ऑड नंबर ढूंढना है। तो जो नंबर आया बच्चा उसके बगल अगल वाला देखो एडजेसेंट ऑड नंबर क्या है, वो 2 मिडिल के ऑड नंबर होंगे। तो जो भी आंसर आए देखो आ गया होगा, बोलो आया या नहीं आया? 25, 20, 21, 23। अच्छा 20 के बाद 19 नहीं आएगा ना बच्चा, 20 के बाद 21 आएगा और इधर 19 लिखो। हाँ यस, ठीक है, बोलो आई बात बच्चे समझ में? सो देखो 120 है बच्चा, सो 120 by 6 and it is 20, so 20 is the middle। ठीक है बच्चा, तो इसके अगल बगल वाले क्या होगा? तो हैंग कर रहा है यार। देखिए बाबू ये क्या हो गया, इट इज 19 एंड इट इज 21। सो बताओ आगे कितने नंबर, क्योंकि 6 है तो देखो 2 आ गया, तो 2 आगे होगा 2 पीछे होगा, 6 हमेशा बराबर होगा दोनों तरफ। सो इधर देखो 21, 23, 25 आंसर हो गया। अब पीछे निकालने की जरूरत है, अगर निकालना हो तो भी लिख लेते क्योंकि अभी हम लोग बना रहे हैं डन होल सीरीज। मेरी बात समझाओ, नहीं तो क्या बच्चा, क्या आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें पूरा, ठीक है ना, पूरा वो बनाने के लिए हमेशा x+2 x+4 और वो इस मैथड से बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत समय लग जाता है। तो यहाँ इवन और ऑड के एक सीरीज आता है जिसको तुम, ठीक है, इस तरीके से और वेरी इजी मैथड से तुम बना सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं आता है। बोलो बातें आई समझ में या नहीं? ठीक है, तो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है बच्चा, जो इवन और ऑड से रिलेटेड आता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मैथड। क्या कहते हैं बच्चा? हिट एंड ट्रायल।
और हिट एंड ट्रायल जो मैथड होता है बच्चा, उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। समझ गया? क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा कैलकुलेट नहीं करते। कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो गलती क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर कैलकुलेशन कम होगा तो गलती क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैलकुलेशन कम है, इसलिए गलती होने की संभावना क्या रहती है? बहुत कम रहती है। मेरी बात समझ रहे हैं? और हमेशा देखो, हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग क्वेश्चन को हमेशा याद रखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन, ठीक है, आखिर में क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है? किसी ने क्वेश्चन को बनाया तो उसने कैसे बनाया? क्या घर पे जाके तुम ये क्वेश्चन खुद से नहीं बना सकता? या इसके पीछे वाला जो मैंने कहा कि दो कोई भी ठीक है कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर लो, ऑड नंबर लो, उसे मल्टीप्लाई करो, उसे एक जोड़ो, हमेशा क्या बनता है? परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है ना बच्चा? अब थोड़ी सी बात तुम लोगों के लिए बाबू, इतना काम जरूर करना, उसके आगे का काम मैं तुम्हें करवाऊंगा। ठीक है? अब ये एक तुम लोग लिख लेना कि तुम लोगों के लिए 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कहा? 1 to 30 टेबल लिख लोगे ने, एक पेज पे लिख के इसको घर के आगे चिपका देना, यानी जहां पढ़ते हो, और एक अपने कॉपी में रखा करना। समझ गए? मिल जाएगा। ठीक है? टेबल का लिख के, और टेबल को जितनी बार लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। मेरी बात समझा? जैसे टेबल याद नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, एक बार याद किया और एक बार मेमोरी से लिख ली। तो इतना जरूर करना, ये करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, दूसरी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखो, मैथ आना एक अलग चीज है और सही बनाना एक अलग चीज है। मैथ आते हुए भी आप गलती करते हो, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। मेरी बात समझा? मैं 30 अभी 210 में 7 से मैंने डिवाइड करके 30 बताया, और मुझे इसलिए बताया क्योंकि मुझे 30 का टेबल याद था। आप इसलिए नहीं बता पाते तो आपको 30 का टेबल याद नहीं। मेरी बात समझा बच्चा? जैसे मान लो ये 133 है, ये नंबर किससे डिवाइड करेगा? अगर मैं पूछूंगा तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है, जबकि 133 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है ना? मेरी बात समझा? ये डिविजिबल है किसी नंबर से, तो मैं पूछूंगा किससे डिविजिबल, तो आप नहीं बता पाओगे। और क्यों नहीं बता पाओगे पता है? क्योंकि तुम्हें टेबल याद है। मैं क्यों बताऊंगा? क्योंकि मुझे टेबल याद, मुझे याद है ये कि 19 के टेबल में आता है, और ये 19 मल्टीपल 7 है। 19 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 133 मिलेगा। मेरी बात समझा? क्यों तकलीफ ये है? क्योंकि 19 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। मेरी बात समझा? तो 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करना बहुत जरूरी है, और इसका कोई उपाय नहीं है। अगर तुम कहोगे कि आप इसका कोई उपाय बता दो, तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। मेरी बात समझा ना बच्चा? क्योंकि इसका सच में कोई उपाय नहीं। ये तुम्हें याद करना ही पड़ेगा और मेमोरी करना पड़ेगा। जैसे कैलकुलेट करने वक्त आपने कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन कितनों करो बच्चा, तुम्हारे समय लगेगा और गलती होने की संभावना रहेगी। पर अगर मेमोरी है, याद है, तो गलती नहीं करो। जैसे 119, ठीक है? जैसे क्या था बच्चा? 119 नहीं, अगर पूछा जाए कि 119 किससे डिविजिबल है तो क्या कहोगे? 119 किससे डिविजिबल बताओ? किसके टेबल में तुम्हें मिलता 119? ठीक है ना? 17 मल्टीपल 7 है। समझ गए? तो 17 के टेबल में ये मिलता है। और ये क्यों दिक्कत है? क्योंकि 17 भी, 17 भी प्राइम नंबर और 7 भी प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर नहीं पढ़ा है बच्चा, कल आगे पढ़ाएंगे, कल आगे चल के पढ़ाएंगे आपको प्राइम नंबर। तो बातें समझ रहा? तो सारे यही नंबर्स आपको याद रखना होगा, और ये याद रखने के लिए तुम्हें टेबल याद रखना, तभी तुम जैसे इसको देखोगे तुरंत कट कर दो, नहीं तो आप कट कर ही नहीं पाओ। मेरी बात समझा? तो इसलिए मैंने कहा कि इसका उपाय नहीं है, इसको करना पड़ेगा। जैसे तुम्हें बच्चा स्क्वायर कहां तक याद रखना पड़ेगा? 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर। इसके बाद का स्क्वायर मैं वेरी इजी मेथड से बता दूंगा, लेकिन इसका उपाय करवा भी देंगे, लेकिन तब भी कितना भी हो बच्चा, मेमोरी मेमोरी होता है। मेमोरी का मतलब समझा? झटके से, जैसे मैंने बोला और तुमने देखा और कहा ये होगा, नहीं तो नंबर मिल जाए कैसे तुम स्क्वायर रूट निकालना शुरू करोगे? तब तो बेटा सुबह हो जाएगी बनाते बनाते, हम लोग तो बर्बादी हो जाएंगे। मेरी बात समझा? तो वो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वो ना करो। मेरी बात समझा?
तो क्यों ना इससे अच्छा कि याद कर लें, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई पढ़ना चाहते हो, आफ्टर ऑल जॉब लेना चाहते हो ना, तो इतना मेहनत तो कर ही लेंगे, समझ गया। तो 30 तक के स्क्वायर कर लेना, ठीक है। देखो ना 15 तक का क्यूब याद रखना, वन का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब से लेकर कहां तक का बच्चा, 15 तक का क्यूब, ठीक है ना। ये याद रखना बहुत जरूरी है, समझ गया। फिर कुछ बात को, कुछ चीजों को ना बच्चा, जैसे 2 का पावर मैंने तुम्हें लिखाया था, हमेशा 2 का पावर 1 से लेकर 2 का पावर 10 तक ऑलवेज हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा मिलेगा, समझ गया। 3 का पावर 1 से लेकर बच्चा 3 का पावर कम से कम 6 तक याद होना चाहिए। 4 का पावर 1 से लेकर 4 का पावर 6 तक याद होना चाहिए, ठीक है। 5 का पावर 1 से लेकर 5 का पावर 4 तक याद होना चाहिए, मेरी बात समझा। और इसका कोई उपाय नहीं, बाकी कम से कम क्यूब याद करना, ये मिनिमम मैंने तुम्हें बताया है। मिनिमम हालांकि मैं 1 to 20 कह देते, लेकिन 1 to 30 कर लो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, समझ गया। तो क्या होगा ना कि गलती नहीं होगी और तुम्हारा स्पीड बहुत तेज हो जाएगा, समझ गया। तो पहले तो मैथ बनाना आना चाहिए, और फिर मैथ बनाने के बाद तुम्हारा क्या होना चाहिए बच्चा, तेज बने और गलती ना हो। तो ये उपाय, तेज तो मैं करवा दूंगा, बनाना सिखा दे, लेकिन तेज बनाने का उपाय यही है। नहीं तो तुम कितना भी सीख लो, आप कैलकुलेशन मिस्टेक करो, और कैलकुलेशन मिस्टेक क्या कहता है बच्चा, कि आपके पूरे काम को ढूल डालता है। जितना तुमने पढ़ा है सब बर्बाद, एक भी काम नहीं है। बोलो आई बात समझ, ठीक है। तो याद रखना उस बात को, तो बहुत काम आएगा तुम्हारे लिए, बोलो ठीक है। तो ये याद करना बच्चा, इसको लिख के आज ही एकदम चिपका लेना अपने घर के सामने, यानी अपने स्टडी टेबल के सामने एकदम हमेशा, और हमेशा देखना इसको, क्योंकि यही तुम्हारा रामबाण है बच्चा, ये तुम्हारा ठीक है बहुत यूज होएगा, ये बहुत काम करेगा तुम्हारा, समझ गए। तो इतनी बातों को ध्यान रखना, कल इसके आगे बताएंगे, कल और नंबर्स जो है उसके आगे चले, ठीक है। 1-2 दिन में सेटल हो जाएगा तुम्हारा क्लास, फिर अपना हाँ 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करना बच्चा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है ना। कहां तक स्क्वायर करना है, 30 तक के स्क्वायर, ठीक है। और खोलना नहीं, मिल जाएगा तुम्हें, कोई उसमें खोल लेना, मिल जाएगा, किसी पेज को खोलना कि 1 to 30 का स्क्वायर बता दो, आपके आ जाएगा, उसको लिख लेना, उसमें मत देखना पढ़ना, फोन में नहीं पढ़ना। सबसे गड़बड़ तो आजकल हम लोग करते हैं, फोन ही में पढ़ते हैं, तो भैया लिख लेना उसको, नहीं लिखोगे याद नहीं होगा। तो ये नहीं कि फोन में मैंने पढ़ने के लिए कहा, नहीं तो हम ही नहीं दे देते तुम लोगों को, लिखना उसको, लिखना। नहीं तो तुम लोगों से कहीं बोला है मेरे कि सर लिखवा के लिख के दे दिए, मैंने कहा लिख के दे देंगे तो ऐसे ही रखा रहेगा, लिखा हुआ कहाँ नहीं है, बताओ टेबल कहाँ लिखा हुआ नहीं है। आजकल तो वो भी नेट का जमाना, तुम खोलो देखो, जहां खोलोगे 1 to 30 टेबल थी, तुम वही मिल जाएगा तुमको। तो मैंने ये नहीं कहा कि ठीक है ले लेना है कहीं से, उसको लिखना, देख के लिख लेना, उसको पूरा बना लेना, समझ गया, और बार बार लिखना, तो क्या होगा बच्चा, बड़ा काम आ जाएगा, समझ में आ गया। इतना काम करोगे ना, तो कल आओ फिर इसके आगे करते हैं, ठीक है। फिर कल कुछ क्वेश्चन बताएंगे, जो क्वेश्चन मेकिंग प्रोसेस होता है कल और बताएंगे, ठीक है। तब हम लोग नंबर सिस्टम में आ जाएंगे, तब अपना नंबर सिस्टम आगे करेंगे, ठीक है। किसी के पास कोई सब क्वेश्चन हो तो पूछो, कुछ पूछना हो तो बताओ। नहीं क्यों कंफ्यूज होगा बच्चा, अभी शुरुआत है ना, तो इसलिए इवन नंबर का सीरीज का मतलब 2 4 6 8 होगा, अच्छा ऑड नंबर तो 1 3 5 7 होगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी शुरुआत है, तो हो सकता है कि कभी इवन ऑड में कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन ठीक है, बहुत दिन के बाद हो सकता है, पढ़ रहे हो तो इसलिए तकलीफ हो रही है, हाँ तो कोई बात ना, अभी जस्ट स्टार्ट। हाँ बच्चा क्या बने, हाँ ग्रुप अभी बन जाएगा तुम लोगों का, क्या होगा, अभी कैसे तुम्हारा मॉक टेस्ट होगा, हाँ बिल्कुल, जब तुम पढ़ लोगे ना कुछ एक दो, जब ठीक है 2-3 चैप्टर हो जाएगा, शुरुआत में अभी टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट तुम्हारा 15 दिन के बाद होगा बच्चा, पहले 15 दिन पढ़ तो लो तब तो टेस्ट देगा, फिर तो टेस्ट देते देते परेशान हो जाएगा, तो भागने लगेगा,
समझ गया? तो पहले 10 दिन 15 दिन पढ़ो, उसके बाद टेस्ट ले। क्योंकि अगर बगैर पढ़ाए हम टेस्ट लेंगे तो तुम तो कल ही छोड़ के भाग जाएगा, कहेगा एक भी क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। नहीं तो कैसे टेस्ट देगा वो, बताओ? आई बात बच्चे समझ में? तो पहले पढ़ लेंगे कुछ, उसके बाद टेस्ट लेंगे। टेस्ट तो देते रहना, टेस्ट तो हमेशा होगा। दूसरा मतलब रीजनिंग की बात कर रहा है ना, तो रीजनिंग में पढ़ा देंगे। क्या मैं ही पढ़ाऊंगा मैथ्स और रीजनिंग? इंग्लिश अगर पढ़ोगे तो अलग पढ़ाएंगे, मैथ्स रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश जीएस के अलग टीचर होगा। नहीं, इसके बाद का होगा। ये टाइम मैथ्स का है, मैथ्स और रीजनिंग का है, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेबस किसका है? यही है सिलेबस, ठीक है? तो हाँ, इसके बाद का होगा सिलेबस। नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ, अभी पहले सेटल हो जाए एक बार तब ना। वो शाम वाले बैच में चल रहा। हाँ, तो अभी वाले में होगा, पहले भी एक बार सेटल हो जाए क्लास, तब तब जाके करेंगे। अभी तो 7 ही 8 बच्चे तुम लोग हो, ठीक है ना? कुछ बच्चे तुम्हारे बैच में आए भी तो शाम वाले में शिफ्ट कर गया था। 3 बजे से क्लास, 4 बजे से क्लास चलती है, तो इसके इस बैच के 4 बच्चे उसमें चले गए थे। अब उसमें एक दिन पढ़ लिया, वो कहता मैं इसी में पढ़ूंगा, जबकि उसमें परसेंटेज से आया हो बच्चा। परसेंटेज का मतलब समझ रहे हो, पूरा नंबर सिस्टम खत्म हो गया था और वो परसेंटेज में वो आया वहां पे। अब उसको मैंने कहा कि चलो अब भाई तुम्हारा बैच स्टार्ट हो गया 9 बजे वाला, तो कहता नहीं अब नहीं जाऊंगा, मैं इसी में पढ़ूंगा। ठीक है भाई, इसी में पढ़ ले, क्या फर्क पड़ता? जब से चलेगा फिर नंबर सिस्टम है, फिर दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ ले। तो कहीं से भी मैथ में मेरे में क्लास में आओगे तो तुम्हें तकलीफ किधर भी नहीं हो, चाहे इधर चाहे उधर, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ रहा? किसी भी सेक्शन से मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होने देंगे। तुम तो शुरुआत से ही पढ़ रहे हो, ठीक है? तो हाँ, कोर्स लगभग मान के चलो मैथ्स रीजनिंग करने में 2-2.5 महीने लगेगा बच्चा, 2-2.5 महीने, 2 मंथ्स अबाउट रख के चलना, ठीक है ना? क्लास का ड्यूरेशन हो सकता है 1.5 घंटे से 2 घंटे करना पड़े मुझे, ठीक है ना? क्योंकि शुरुआती दौर है तो थोड़ा अभी, ठीक है, धीरे चलेंगे, फिर चल के अपना, ठीक है, जब तुम कुछ पढ़ लिख लोगे, क्योंकि अभी बेसिक तैयार करना है ना तुम्हारा। पहले एक बार बेसिक तैयार हो जाएगा तो बच्चा, तो फिर मैं तुम्हें देखो इतनी बातें क्यों पढ़ाता हूँ, क्यों? क्योंकि जितनी बातें मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ सबके सब क्वेश्चन में मिलेगा। एक बात भी समझना कि मैं फ्री का नहीं बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबके सब क्वेश्चन में मिलेगा, तो वहां जो बताएं पहले बता देना तुमको, तो बाद में क्या होगा, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी और मुझे बताने में भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पहले से ये बात पता होगा। बातें समझ रहा? चलो फिर कल आओ।